Assalamu alaikum. Our chapter number 4 and lecture number 4 is about work done in a gravitational field and the power. In this topic, work done in a gravitational field, we continue our this topic and then moving toward power. Let us move toward our lecture. Our chapter number 4 is about work and energy. As we already discussed about work and now moving towards work uh, done in a gravitational field and then moving towards a power, and after that we are moving toward the energy topic, that is our second part of this chapter. The topic work done in a gravitational field is to be continued, and we are discussing in this lecture about वर्क डन इन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, कि हमारे पास जो वर्क है वो पाथ को फॉलो नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ को फॉलो करते हुए। हम किसी भी पाथ पे जाते हुए वर्क डन फाइंड कर सकते हैं और वो इक्वल ही आएगा, बजाय हम उसको स्ट्रेट पाथ से फॉलो करते हुए देखें। तो इस टॉपिक में हमने वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड को देखना है। तो इसी तरह ही डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, तो इस लेक्चर में हम इस डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करेंगे और इसी के थ्रू हम दो पाथ को फॉलो करते हुए इस डायग्राम को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ के फॉलो करता है या डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, रीडिंग करते हैं। द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इन अ क्लोज पाथ इज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कंसीडर द बॉडी इज डिस्प्लेड इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, बाय टू डिफरेंट पाथ। हमारे पास एक वन पाथ है, एक हमारे पास सेकंड पाथ है। ठीक है, तो ए से जो सी पाथ है डायरेक्ट पाथ, तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर पाथ। ठीक है, तो इसको अगर मैं ड्राइव करूं उसके कंपोनेंट्स में, तो हमारे पास यहाँ पे ये डी है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे D2 जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है और D1 हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो D जो कि हाइपोटेन्यूज शो किया जा रहा है इस ट्राइंगल का, वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसी तरह मैं डिवाइड करता हूँ इसको कंपोनेंट में, हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है। ठीक है, जो कि राइट ट्राइंगल बन रही है और थीटा हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो जिसकी मदद से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर मैं पुट करना चाहूँ, ठीक है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे पास D1 की डायरेक्शन में यहाँ पे शो किया जा रहा हो, क्योंकि मैं सबको D1 की डायरेक्शन में शो कर देता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो कॉज वाला कंपोनेंट आता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो इस वजह से थीटा के साथ जो यहाँ पे कंपोनेंट शो किया जा रहा है वो कॉस थीटा होता है, जो साइड होती है वो कॉस थीटा होता है। तो इस वजह से ये किसके बराबर होगा, D1 के बराबर होगा, डी कॉस थीटा इक्वल टू D1। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी कॉस थीटा इक्वल टू D1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारे पास टोटल वर्क डन का फॉर दिस पाथ वन, तो हमारे पास वो होगा WD कॉस ऑफ थीटा। तो जिसमें हमारे पास डी कॉस थीटा है उसकी जगह मैंने D1 प्लेस कर देना है, तो हमारे पास जो टोटल वर्क आएगा वो WD1 आ जाएगा। तो इसी तरह टोटल वर्क यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ताकि आपको एक फाइनल रिजल्ट की फॉर्म में, इक्वेशन 1 की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट और दे सकें आप। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पाथ की तरफ, जो कि यहाँ पे शो किया जा रहा है 2 से। ठीक है, और इसी तरह मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट D2 है यहाँ पे और D1 है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और हम पहले फॉलो करते हैं A से B, उसके बाद हम फॉलो करेंगे B से C। ठीक है, तो A से B आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर मैच यहाँ पे मौजूद होगा तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और वेट भी हमारे पास नीचे की तरफ है, दोनों में एंगल जीरो कंसिडर किया जाता है। तो जब एंगल जीरो होता है तो cos जीरो पे हमारे पास वन शो किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे WD1 cos ऑफ जीरो इक्वल टू WD1 आंसर आ जाता है, जो कि वर्क डन है फॉर A टू B पाथ। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं B से C की तरफ, तो जो कि पाथ 2 में ही आता है। तो इसी तरह हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो बॉक्स है, ठीक है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है। तो एंगल हमारे पास 90 बनता है, तो जिसकी वजह से कॉज ऑफ 90 हमारे पास जीरो आंसर दे रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पाथ बी से सी की तरफ था उसमें जो वर्क आ रहा है वो जीरो की इक्वल आ रहा है।
तो पार्ट टू के लिए हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है, जिसमें ए से बी और बी से सी की तरफ जो पाथ फॉलो किया जा रहा है उसको हमने पुट करनी है वैल्यूज। तो इसलिए हमने वैल्यू पुट की WD1 प्लस 0। तो देखा जा सकता है कि हमने जब प्लस किया तो हमारे पास WD1 आंसर आ गया। तो टोटल वर्क डन हमारे पास जो इस पाथ में भी आया वो WD1 आया। इसी तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमारे पास जो पाथ 1 था उसका आंसर भी हमारे पास WD1 आया था, क्योंकि इक्वेशन 1 थी। और इक्वेशन 2 को अगर देखें तो वो भी हमारे पास WD1 ही आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हैंस प्रूव जो हमारे पास वर्क डन है इन अ क्लोज पाथ, ठीक है, वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो इसी तरह अगर मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ कि ये तो थी आइडियल कंडीशन, अगर प्रैक्टिकल कंडीशन में देखा जाए वहां पे तो फ्रिक्शन फोर्स भी होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जब होगी तो वो तो नॉन कंजर्वेटिव हो गया। तो ये जो से लॉ हम फॉलो कर रहे होते हैं ये हमारे पास कंजर्वेटिव के लिए थे, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं थे। जब कंजर्वेटिव हमने देख लिया, उसके बाद अगर नॉन कंजर्वेटिव देखना हो तो हमारे पास उसमें थोड़ा सा फैक्टर फ्रिक्शन फोर्स का आ जाता है, जिसकी वजह से वो पाथ को डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन आ रहा है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस आ रहा है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। तो वो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी। तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक जो कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके हमने दो केसेस को डिस्कस किया। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पावर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ 4.3, जो कि है पावर। तो जहाँ पे हम देखेंगे पावर क्या होता है और पावर हमारे पास किस चीज़ से मिलके बना होता है, ठीक है। तो जब हम वर्क कर रहे होते हैं, जो कि हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में देखे कि वर्क क्या होता है और वर्क किस वजह से हो रहा है। फोर्स जब अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे और वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम वर्क कहते हैं। तो इसमें पावर कहाँ पे हम यूज करते हैं, तो यही फोर्स जो हमारे पास यूज की जा रही है, इसी फोर्स को अगर देखें जो कि डिस्प्लेसमेंट में मदद दे रही है, ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना स्टार्ट कर दें। जो ये वर्क डन हो रहा है ना, ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना स्टार्ट कर दें तो उसको हम पावर कहते हैं कि कितनी देर में हमने कितना काम किया। इनडायरेक्टली अगर मैं बताना चाहूँ तो यही चीज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पावर के टॉपिक में, कि कितनी देर में मैंने एक बॉक्स को अपनी पोजीशन डिस्प्लेस करते हुए एक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और कितनी टाइम में कितनी फोर्स में, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं पावर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। इन अदर वर्ड, एक और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लेते हैं कि power as the amount of work done by the body in 1 second, कि कितना हमारे पास 1 सेकंड में काम किया जा सकता है, उसको पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी दूसरी डेफिनेशन होगी जिसमें हमने पावर को यहाँ पे डिस्कस किया। तो if W is the work done by a body in time t, then तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला यहाँ पे शो किया जा रहा है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, ठीक है। और अगर W का मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो W इक्वल टू एफ डॉट डी के बराबर था, ऐसे ही था, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि W की जगह मैंने एफ डॉट डी पुट कर दिया। तो अगर मैं इस फैक्टर को देखूँ D बाय वी, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, तो हमने एक वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो कि D बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे रिप्लेस की, इस जगह पे v रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास एफ डॉट वी बन जाता है, जो कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, आंसर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आता है जो कि पावर है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसकी थर्ड डेफिनेशन यहाँ पे आ जाती है, दस वी कैन से दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड पावर। तो ये हमारे पास इसकी थर्ड डेफिनेशन आ जाती है, जिसके मुताबिक हमने देखा कि हमारे पास जो पावर है वो फोर्स और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास फोर्स लग रही होती है और साथ में वेलोसिटी बॉडी मूव कर रही होती है विद सम वेलोसिटी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि वो वहां पे पावर मौजूद है।
तो इसके बाद पावर को एक्सप्लेन करने के बाद हम एवरेज पावर को देखेंगे और इंस्टेंटेनियस पावर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज पावर को देखते हैं कि एवरेज पावर हमारे पास क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द टोटल पावर Wt डन by a body in total time is called average power। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही बताया जा रहा है कि अगर मैं पी एवरेज की बात करूँ, पी ए वी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए एवरेज है, तो वो हमारे पास किसके बराबर आता है कि डब्ल्यू टोटल, जितना भी हमारे पास टोटल टाइम सॉरी टोटल वर्क होगा उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास वर्क डन वहाँ पे, ठीक है, जितना वर्क डन होगा वो हमारे पास एवरेज पावर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो एवरेज पावर अगर फाइंड करनी हो तो इस फार्मूले के मुताबिक हम फाइंड इजिली कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की तरफ। इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ से आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी भी एक इंस्टेंट पे हमारे पास जो पावर होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि हमारे पास किसी भी एक खास इंस्टेंट पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर मैं पावर को देखूं, यहाँ पे प्रूव किया जाता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जब भी हमने इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद हम चलते हैं इसके यूनिट की तरफ। पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। हमारे पास इसका यूनिट जो सा होता है 1 वॉट के इक्वल होता है। इफ 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड, अगर हम एक बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं और उसमें हमारे पास जितना वर्क अप्लाई हो रहा है वो 1 जूल है और उससे जो टाइम गुजर रहा है वो 1 सेकेंड के इक्वल है, तब हमारे पास जो पावर होगी वो वॉट में कंसीडर की जाएगी और वो 1 वॉट के इक्वल आती है। ठीक है, तो इसी तरह मैं डब्ल्यू बाय, एक और इसका देखूं कि डब्ल्यू बाय टी, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर का सब टॉपिक देखा। ठीक है, जिसमें हमने वर्क डन इन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड को यहाँ पे डिस्कस किया, और उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक पावर को यहाँ पे डिस्कस किया। थैंक यू।